चलो हम लोग को करना क्या है, एक्सप्रेशन निकालना। किसका एक्सप्रेशन निकालना? एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और किस कंडीशन में निकालना? जो सरफेस होगा अर्थ का, उसके हाइट पे हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले लोग प्रीवियस टॉपिक जो पढ़े थे उसमें भी हम एक्सप्रेशन निकाले थे। किसका? एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी का स्मॉल जी का वैल्यू निकाले थे। किस पे निकाले थे? सरफेस ऑफ द अर्थ। अब हम लोग को हाइट पे निकालना। देखते हैं कैसे। सबसे पहले एक भोला भाला सा क्या बनाना है, फिगर बनाना है। किसका? पृथ्वी का, अर्थ जिसको बोलते हैं हम लोग। तो एक फिगर बनाओ। ये जो फिगर है वो किसका है? अर्थ बाबा का है। किसका है? अर्थ का। अब इसका अपना कुछ ना सेंटर होता है। अर्थ का अपना क्या एक होता है? सेंटर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं? सेंटर बीचों बीच में होता है ना, इसको वो से हम लोग इंडिकेट करते हैं। इसका अपना कुछ मास होगा जिसको कैपिटल एम से क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये है क्या? तो ये आपका अर्थ है। आपका ने हम सभी का, ठीक है। इसका रेडियस क्या है? कैपिटल आर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत। अब बोल क्या रहा है ना, जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमको वैल्यू निकालना है जी का, लेकिन किस कंडीशन पे निकालना है? यहाँ पे नहीं निकालना है। जो जी का वैल्यू निकालना है वो यहाँ पे नहीं निकालना, निकालना है कहाँ पे? इसके हाइट पे, मतलब इससे सरफेस, जो अर्थ का सरफेस होगा उसके हाइट पे। तो क्या करते हैं, मान लीजिए फिलहाल बॉडी हम यहाँ पे, इस बॉडी का जिस पॉइंट पे रखा गया, जिस जगह रखा गया, वो जगह क्या है आपका? उस पॉइंट का नामकरण हम लोग क्या किए? ये पॉइंट पे उसको रखा गया। अब इसका द्रव्यमान कुछ होगा तो इसका द्रव्यमान हम लोग कैपिटल एम मान चुके। किसका? अर्थ का। तो इसका एम डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एम डैश। अब इस बॉडी को अभी यहाँ इस कंडीशन में हम लोग एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं। इस कंडीशन में मेरा जी का जो वैल्यू आया था कैपिटल जी इनटू कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर आया था। लेकिन अब हमको निकालना है कि ये बॉडी यदि यहाँ पे आ जाए, किस पॉइंट पे आ जाए? बी पॉइंट पे चला जाए, तो उस कंडीशन में आपका जी का मान क्या होगा वो निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ से सरफेस ऑफ द अर्थ से लेके बी पॉइंट तक जो हाइट है वो क्या है आपका? h। वो हाइट क्या है आपका? तो वो हाइट h है। हम लोग जब रेडियस लेते थे तो कहां से लेते थे? सेंटर ऑफ द अर्थ। तो सेंटर ऑफ द अर्थ यहां तक का रेडियस हम लोग r माने, हमको टोटल यहां तक लेना पड़ेगा, है ना। तो टोटल यहां से लेना पड़ेगा, तो हम लोग यहां से यहां तक आएंगे। तो यहां से यहां तक आएंगे तो इसका टोटल रेडियस क्या आ जाएगा? वो से कहां लेना पड़ेगा हमको? b तक। तो वो से b तक लेंगे तो इसका रेडियस क्या होगा? मतलब यहां से यहां तक का हमको डिस्टेंस है तो हाइट पता है क्या है? h है। और यहां से यहां तक का भी पता है क्या है? r है। दोनों को जोड़ दे तो टोटल रेडियस आ जाएगा। यस सर। तो क्या आ जाएगा आपका? r प्लस h। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग लेट करते हैं, जो चीज है उस पे हमको काम करना शुरू करेंगे। लेट, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो जो जो चीज माने उस पे काम करेंगे। तो लोग सबसे पहले कंसीडर क्या किए? r है ना हम लोग के पास। r क्या होता है बाबू? रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द, उसके बाद हम लोग के साथ फिर कौन है? m है। तो m आपका क्या आ जाएगा? मास ऑफ द अर्थ। फिर हम लोग के साथ क्या है? m डैश भी तो है ना। तो m डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू? मास ऑफ द बॉडी, या तो ऑब्जेक्ट जो लिख सकते हैं मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। उसके बाद क्या है आपका? h को छोड़ो ना, उसको जो यूज करना एक्सप्रेशन में वो आएगा। तो हमारे साथ है ना, यहाँ पे g होगा, यहाँ पे हम g लेंगे तो यहाँ तो g का मान कम हो जाएगा ना, डिक्रीज कर जाएगा ना। तो यहाँ g लेंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे? g डैश। ठीक है, तो यहाँ लिखना स्मॉल g। तो स्मॉल g आपका क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट लिखते हैं ना एट पॉइंट ए, ये पॉइंट पे एट पॉइंट ए, इसमें लिखते रहेगा सरफेस ऑफ द अर्थ और हाइट। कोई दिक्कत? अब फिर हम लोग लेंगे ऊपर जाएगा तो जी का मान तो कुछ चेंज हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या लेते हैं? जी डैश। तो जी डैश क्या हो जाएगा आपका? ये भी तो ही बताएगा ना, क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पॉइंट पे? एट पॉइंट बी। सही रहेगा सर, एट बॉडी बी। कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग को
क्या करेंगे ना, पहले यहाँ का जो होगा आपका जी का मान वो निकालेंगे, फिर यहाँ का जो होगा वो निकालेंगे, फिर दोनों दूसरे में क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, जो आएगा वो रिजल्ट में आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे एज oscillation due to gravity at point A। आप तो फिर क्या लिख सकते हैं, एट सरफेस ऑफ द अर्थ। कोई दिक्कत है, आप तो लिख दो ना, oscillation due to gravity at surface of the earth, surface of the earth। अब ध्यान देना बाबू कि oscillation due to gravity को surface of the earth पे पहले निकाल चुके हैं, निकाले ना, तो जो निकालेंगे वही तो होगा। यहाँ ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे वैल्यूज का चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज कहाँ पे होगा, बी पॉइंट पे। तो यहाँ जो लोग पिछला निकाले ना पिछले क्लास में, उसी को क्या करना, हूबहू लिख दो। वो मतलब समझते हैं, जैसा था वैसा। तो इसलिए क्या था, हम लोग निकाले थे जी का मान, क्योंकि सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब पॉइंट ए की बात कर रहा है, तो पॉइंट ए में हम लोग किसको रिप्रेजेंट करें, जी का। तो वहां मान जो आपका आया था वो क्या था, कैपिटल जी एम अपॉन आर। इसको इक्वेशन कितना कंसीडर करते हैं, अगेन फिर हम लोग पुनः काम करेंगे। अगेन क्या लिखेंगे, एज oscillation due to gravity at height, किस पे निकालना है, अब हाइट में ही निकालना है हम लोग को ना। तो हाइट में निकालेंगे तो रिजल्ट हम लोग को क्या हो जाएगा, अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि हाइट के लिए कौन पॉइंट को लिए हुए, बी पॉइंट, और बी पॉइंट के लिए oscillation due to gravity किसको माने, जी डैश को माने ना। तो अब क्या हो जाएगा, इसलिए जी के जगह हम लोग क्या रखना पड़ेगा, जी डैश। तो जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी तो कॉमन है, कैपिटल जी आपका जो है oscillation due to gravity वो तो कांस्टेंट है ना, वो तो चेंज नहीं करेगा। तो चेंज नहीं करेगा तो उसको रखिए केवल जी को। अब m तो भी कांस्टेंट होगा, मास ऑफ द अर्थ, m किसका है, हम लोग बॉडी का मास को यूज करना है नहीं, तो ये वो क्या होता है आपका वेरी करता है, उसका वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है। तो किसको लेंगे हम लोग, अर्थ का मास को लेंगे, तो अर्थ का मास भी तो कांस्टेंट है, ये क्या आ जाएगा m। बट यहाँ रेडियस जो है ना, यहाँ सरफेस ऑफ द अर्थ का रेडियस r का हमको लेना है सेंटर ऑफ द अर्थ और b पॉइंट का रेडियस, और वो रेडियस जो मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वही ना रेडियस होगा। तो यहाँ से मतलब b पॉइंट से वो का जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका r प्लस h। तो हम लोग रेडियस क्या लेंगे, r प्लस h, और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। इसका इक्वेशन हम लोग कितना लेते हैं, अब क्या करेंगे ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन 2 में 1 को डिवाइड करना है, तो इक्वेशन 2 में आपका क्या है, जी डैश अपॉन क्या हो जाएगा, जी इक्वल टू जी डैश का वैल्यू क्या है बाबू, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसको बटा में लिखते तो इससे बटा में है ना, तो चेंज हो जाता है, तो चेंज कर देते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो अब आपका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन जीएम। तो जीएम कहाँ गया, कट गया कर रे। तो इसलिए इधर आ जाना, यहाँ पे काम करना है। तो अब आपका इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देयरफॉर जी डैश अपॉन जी इक्वल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल। अब यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन, आर खत्म हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे ना, क्योंकि पूरा पूरा होल स्क्वायर में सबका स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को हम बाहर निकालते हैं। अच्छा आपको पता है ना कि यहाँ से हम आर निकाल लेंगे तो इसके साथ कुछ होगा या नहीं होगा, इसके साथ एच के साथ आर है कहीं नहीं लगा, नहीं तो जो टर्म है उसे हम लोग क्या करना पड़ता है, फिर डिवाइड करना पड़ता है। तो आर से यहाँ क्या करना पड़ेगा, हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। प्लस बी का ना फार्मूला लग जाएगा, प्लस बी का होल स्क्वायर। हम तो वो कर लो कॉमन लेने की बात कर रहे हैं, आर को बाहर निकालेंगे, आर को बाहर निकालेंगे हम 1 बच जाएगा, लेकिन यहाँ से आर बाहर निकल, पूरे समीकरण से आर बाहर निकल रहा है ना, तो यहाँ तो कुछ चाहिए ना इसको, तो इसके लिए इसको क्या करेंगे, टर्म में उसको क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा इस कंडीशन में आपका, इसलिए देयरफॉर जी डैश अपॉन जी इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर को क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर।
ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें क्या? इसको बाहर निकल दिया, स्क्वायर लेके निकलेगा ना, अपना प्रॉपर्टी जो लेके निकलेगा छोड़ तो नहीं देगा अपना हिस्सेदारी। अब देखो दोनों मिलके खत्म हो जाएगा, तो यहाँ आर किस में थे? आर किसी ने बचेगा जब कॉमन लेंगे किसी भी चीज में तो भाई कहने का ये दोनों एक साथ था। अब हम आर को निकाले तो यहाँ भी तो आर कुछ होगा ना, जब वो वहां नहीं तो उससे उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, अपना हिस्सेदारी लेके निकल जाएगा काट कूट के। समझ गया बात को? अब आगे आप क्या समझ में आ रहा है? बटा में ये आर, ये बटा में क्या है आर। अब हम लोग आगे आएंगे तो क्या बचेगा, इसलिए जी डैश अपॉन जी इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा, बच क्या है आपका, मतलब 1/1 प्लस h बाय आर का होल स्क्वायर, ये बच रहा है। इसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो अब इसलिए हमको निकालना है क्या, जी डैश ना, हमको वैल्यू किसका निकालना है, हाइट पे, हाइट पे निकालना है। हाइट का वैल्यू कौन दिखा रहा है, हाइट के लिए कौन पॉइंट है, बी पॉइंट, उसके लोग किसको ले रहे हैं, जी डैश। तो जी डैश का मान निकालना है तो ये जी उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये जी इनटू, अब इसको ऊपर ले जाते हैं तो 1 प्लस h बाय r का पावर क्या आ जाएगा, -2 होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखो ये जो पावर -2 है इसको हम लोग को नेगलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नेगलेक्ट करना पड़ेगा। और इसको नेगलेक्ट करने के लिए उसे तो नहीं जबरदस्ती कर देंगे होगा, इसको नेगलेक्ट करने के लिए बायनोमियल थ्योरम का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। किसको यूज करेंगे, बायनोमियल थ्योरम, जो फर्स्ट ईयर मैथ में आप लोग को पढ़ना है, पता नहीं पढ़ेंगे जैसे, ठीक है, अच्छा सिलेबस है। देखो बायनोमियल थ्योरम करता है क्या ना, कि पावर को नेगलेक्ट करता है। केवल कॉन्सेप्ट समझ लो, पढ़ा तो नहीं पाएंगे बायनोमियल थ्योरम यहाँ, लेकिन क्या है कि बायनोमियल थ्योरम का काम क्या है कि जो पावर होता है उस पावर को वो नेगलेक्ट करता है। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि पावर कहाँ जाता है, तो पावर जो वेरिएबल टर्म होता है ना उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। जो वेरिएबल टर्म होगा, वेरिएबल टर्म तो समझ रहे हैं, जिसका वैल्यू घटता बढ़ता है ना उसके साथ जाके वो गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो इस हम लोग केवल ब्रैकेट में काम करना है, उसी को गोली मारो, उसी के साथ इसका कोई रिलेशन, केवल इस ब्रैकेट के साथ हम काम करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या, ये तो कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे वेरिएबल आपका हाइट और रेडियस ही है ना, तो इसके साथ जाके वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिख रहे नाउ बाय यूजिंग binomial theorem, by using binomial theorem and neglected, उसको यूज करके किसको नेगलेक्ट करेंगे हम लोग, and neglected the power, जो पावर है उसको क्या करना है, नेगलेक्ट करना है। कोई दिक्कत यहाँ तक होगा, बात को समझ गया ना क्या बोलना चाह रहे हैं, हम लोग क्या काम करने जा रहे हैं कि जो पावर है उस पावर को नेगलेक्ट करने के लिए कौन सा थ्योरम का यूज करना पड़ता है, बायनोमियल थ्योरम का यूज करना पड़ता है। अब पावर कहां जाता है, वेरिएबल टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, देयरफॉर जी डैश इक्वल टू जी 1 प्लस, अब क्या आ जाएगा ना, ये जो -2 आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, तो इसको लिखेंगे -2 into h अपॉन r लिखाएगा। अब इसके साथ काम करेंगे तो रिजल्ट हम लोग का आ जाएगा, इसलिए g डैश इक्वल टू, तब क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस माइनस बाबू -2h अपॉन क्या आ जाएगा r। और ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, ये आपका इक्वेशन हो गया, तो ये आपका फार्मूला हो गया किसका, हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को फाइंड करने का फार्मूला हो गया। क्या हो गया आपका, g डैश इक्वल टू 1 - 2h बाय r। और इस पर हम लोग 2-4 न्यूमेरिकल भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जी सर, कौन सी, अरे तो जी है, ये जी रहेगा, ये जी आपका यहाँ पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो, चलो देख लो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर हम लोग डेप्थ पे भी इसका क्या करना है, हम लोग को एक्सप्रेशन ज्ञात करना